Today we are reviewing the lecture unit 2026017 और शुरू करने से पहले एक सीधा सवाल। मतलब क्या किसी को लगता है कि बिग बास्केट एक क्विक कॉमर्स ऐप है जो बस सब्जी डिलीवर करती है? राइट, लोग तो यही सोचते हैं। है ना? पर ये गलत है। वो एक्चुअली एक मैसिव एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग नेटवर्क है जो लगभग 30,000 किसानों की मिट्टी और उनका धंधा दोनों बदल रहा है। तो आज हम इन फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स की ऐसी गहराई में उतरेंगे कि समझ आएगा कि असली मार्केटिंग कोई माल बेचना नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को हैक करना है। एकदम सही कहा। और आज का हमारा मिशन वही फिलिप कॉटलर की जो बाइबल ऑफ मार्केटिंग है ना। हाँ, 17th एडिशन। हाँ, 17th एडिशन, उसकी फाउंडेशनल थ्योरी को डिकोड करना है। पर हम इसे किसी बोरिंग टेक्स्ट बुक की तरह बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। इमेजिन करो कि हम लोग कॉलेज की कैंटीन में बैठे हैं और उन हार्डकोर रियल वर्ल्ड केस स्टडीज और टेक्निकल फ्रेमवर्क्स का डाइसेक्शन कर रहे हैं जो आज की टेक ड्रिवन दुनिया को एक्चुअली चला रही हैं। Sounds perfect. It is going to be a brilliant breakdown of how value is actually created, delivered or sustained in the market. Okay. तो let's unpack this. सबसे पहले AMA यानी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो, लोग नॉर्मली सोचते हैं कि मार्केटिंग का मतलब बस सेल्स है, यानी किसी भी तरह अपना माल चिपकाना और टारगेट पूरा करना। हाँ, the typical sales guy image. Exactly. पर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सेल्स तो बस एक छोटा सा क्लाइमैक्स है। Climax. Okay, where are you going with this? असली मार्केटिंग तो पूरा सिडक्शन प्रोसेस है ना। पहले मार्केट की डीप नीड्स आइडेंटिफाई करना, फिर एक इरेजिस्टिबल वैल्यू क्रिएट करना और फिर धीरे धीरे एक ऐसी डीपली सैटिस्फाइंग रिलेशनशिप बनाना जहां बायर खुद चलकर आपके पास आए। इट इज अ लॉन्ग साइकोलॉजिकल गेम। That is definitely a very vivid analogy. पर फंडामेंटली ये कॉन्सेप्ट एकदम एक्यूरेट है। अगर हम AMA की स्टैंडर्ड डेफिनेशन को फॉर्मली ब्रेक डाउन करें तो वो कहते हैं मार्केटिंग इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। राइट, सोसाइटी एट लार्ज। नोटिस करने वाली बात यही है कि इस डेफिनेशन में सिर्फ सेल्स या कस्टमर्स वर्ड पर फोकस नहीं है। ये एक होलिस्टिक व्यू है, बेसिकली WWH फ्रेमवर्क का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। What, why and for whom? Makes sense. What is it? A cell of activities and processes. Why do we do it? To create, communicate and deliver value. And for whom? Customers, partners and society. यही पॉइंट मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। मार्केटिंग सिर्फ एक बायर और एक सेलर के बीच का आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है यार। इसमें सप्लाई चेन पार्टनर्स और सोसाइटी का भी उतना ही बड़ा रोल है। बिल्कुल। और इसका सबसे परफेक्ट रियल वर्ल्ड मैकेनिक्स समझने के लिए हम वापस बिग बास्केट के एग्जाम्पल पर आते हैं। हाँ, लेट्स गेट इनटू द नंबर्स। नंबर्स पर गौर करो। बिग बास्केट डेली अराउंड 1 लाख ऑर्डर्स प्रोसेस करता है। 1 लाख। उनके पास लगभग 18,000 आइटम्स का इन्वेंट्री है जो 25 सिटीज में फैला हुआ है। 18,000 आइटम्स? That's insane. It is. और इतना मैसिव स्केल सिर्फ एक अच्छी ऐप या कैची एडवर्टाइजिंग से तो नहीं चलता ना। उनका असली मास्टर स्ट्रोक उनका बैकएंड एग्रीकल्चरल नेटवर्क है। Wait, let me push back on this a bit. मतलब एक टेक स्टार्टअप जो बेसिकली ग्रोसरी डिलीवर कर रहा है, वो किसानों की मिट्टी में क्यों उतर रहा है? लेक्चर में बताया गया कि वो 30,000 फार्मर्स को ट्रेन कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाना, हाई यील्ड टेक्निक्स बताना, ये तो किसी NGO का काम लगता है। वही तो। एक प्योरली प्रॉफिट ड्रिवन टेक कंपनी अपना हार्ड अर्न कैपिटल इस ट्रेनिंग में क्यों चला रही है? इसका डायरेक्ट बिजनेस लॉजिक क्या है? अरे वही तो सप्लाई चेन का जादू है। इसमें NGO वाला कोई एंगल नहीं है। एक्चुअली ये हार्डकोर बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन है। देखो, ट्रेडिशनल सप्लाई चेन्स में किसान और एंड कंज्यूमर के बीच लगभग 5 लेवल्स के मिडिलमैन होते हैं। 5 लेवल्स? ओके। हाँ, और इस लंबा प्रोसेस होने की वजह से ना लगभग 30% क्रॉप स्पॉइलेज हो जाता है। 30% वेस्ट। वाओ, 30%? दैट इज अ मैसिव लॉस। बिग बास्केट ने इस चेन को ही बाईपास कर दिया। जब वो किसानों को डायरेक्टली एजुकेट करते हैं तो वो उनका यील्ड और उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड कंट्रोल कर रहे होते हैं। इस इंटरमीडिएट स्पॉइलेज कॉस्ट को बचाकर वो डायरेक्टली प्रीमियम क्वालिटी का रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं। आई सी द मैकेनिज्म नाउ। तो उन्होंने मिडलमैन को कट किया, स्पॉइलेज का 30% लॉस बचाया और उस मार्जिन को वापस टेक में रीइन्वेस्ट किया।
इस फार्म टू फोक मॉडल का नतीजा ये है कि 60% लोकली ग्रोन आइटम्स हार्वेस्ट होने के 8 घंटे के अंदर डायरेक्ट घर पर डिलीवर हो जाते हैं। एग्जैक्टली 60% लोकल प्रोड्यूस इन 8 आवर्स। और इस लेवल के लॉजिस्टिक्स को फ्लॉलेसली चलाने के लिए उनका AI ड्रिवन जियो कोडिंग सिस्टम पिक्चर में आता है। वो राउटिंग को इतना हेविली ऑप्टिमाइज कर देता है कि 99.5% ऑन टाइम डिलीवरी इंश्योर होती है। 99.5%? हाँ, जस्ट 0.5% मार्जिन ऑफ एरर। ये होती है एक्चुअल वैल्यू डिलीवरी। आप पार्टनर्स को यानी फार्मर्स को बेटर यील्ड दे रहे हो, कस्टमर्स को फ्रेश प्रोड्यूस और कन्वीनियंस दे रहे हो, और सोसाइटी में बेटर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ला रहे हो। दिस प्रूव्स कि जब एक बिजनेस इकोसिस्टम के हर स्टेक होल्डर का फायदा सोचता है तभी वो लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाता है। अच्छा, एक और सिमिलर डिस्ट्रप्टिव मॉडल लेक्चर में हाईलाइट हुआ था, ITC ई-चौपाल का। ये भी एग्जैक्टली इसी सप्लाई चेन फिलॉसफी पर बेस्ड है ना? हाँ, कोर लॉजिक टोटली सेम है। देखो, ITC अपने प्रोडक्ट्स जैसे आशीर्वाद आटा या सनफीस्ट बिस्किट्स के लिए मैसिव स्केल पर रॉ मटेरियल्स खरीदता है, लाइक व्हीट और चिकपी। राइट। पहले वो अनट्रेडिशनल मंडीज पर डिपेंडेंट थे, जहां मिडलमैन हेविली एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को। तो ITC ने क्या किया? उन्होंने गांव-गांव जाकर इंटरनेट कियोस्क सेटअप किए, जिनको वो ई-चौपाल बोलते हैं। उन्होंने फार्मर्स को रियल टाइम ग्लोबल मार्केट रेट्स, वेदर डेटा और फार्मिंग टेक्निक्स की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली स्क्रीन पर दे दी। एंड हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, है ना? ITC ने उन्हें डायरेक्टली फेयर प्राइस पर अपना प्रोड्यूस सेल करने का एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म दे दिया। एग्जैक्टली। मिडलमैन का मार्जिन खत्म हुआ, फार्मर्स को उनकी मेहनत का एग्जैक्टली उतना पैसा मिला जितना ग्लोबल मार्केट डिक्टेट कर रहा था। और ITC को क्या मिला? एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, लॉयल और अनइंटरप्टेड लॉन्ग टर्म सप्लायर इकोसिस्टम। असली मार्केटिंग का ब्लूप्रिंट ही यही है, म्यूचुअल वैल्यू एक्सचेंज। प्रिसाइसली। पर जब हम इन केस स्टडीज को देखते हैं ना, तो एक कॉमन मिसकंसेप्शन बन जाता है लोगों में कि मार्केटिंग सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स की होती है। हाँ, गुड्स की। राइट। जबकि रियल वर्ल्ड में एंटिटीज वे मार्केट उनका स्कोप बहुत बड़ा है। कॉटलर के टेक्स्ट बुक प्रैक्टिकली 10 कैटेगरीज लिस्ट डाउन करती हैं जो हर रोज मार्केट होती हैं। सो ट्रू। मतलब साबुन और तेल यानी गुड्स और सर्विसेज तो हम सबको दिखते हैं, पर उसके अलावा इवेंट्स की भी तो हार्डकोर मार्केटिंग होती है। बिल्कुल। जैसे ओलंपिक्स या फीफा वर्ल्ड कप हो गया, एक पूरा इकोसिस्टम बनता है स्पॉन्सरशिप्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का। उसके बाद आती हैं एक्सपीरियंसेस। अगर किसी मैसिव वाटर पार्क का टिकट खरीदा जा रहा है तो वहां पानी थोड़ी बेच रहे हैं, वहां एड्रेनलिन रश और थ्रिल मार्केट किया जा रहा है। डिज्नी वर्ल्ड इज लाइक द किंग ऑफ मार्केटिंग एक्सपीरियंसेस। डिज्नी वर्ल्ड से बेटर एग्जाम्पल नहीं है इसका। फिर अगली कैटेगरी आती है पर्सन्स। आजकल तो पर्सनल ब्रांडिंग का ज़माना है ना? शाहरुख खान जब बिग बास्केट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं तो वो अपना ऑरा और अपना पर्सोना मार्केट कर रहे होते हैं। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी तो खुद एक एंटिटी हैं आजकल। एग्जैक्टली। इन्फ्लुएंसर्स आर वॉकिंग एंटिटीज। इसके अलावा प्लेसेस मार्केट होती हैं। डेस्टिनेशन मार्केटिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, या फिर जिस तरह दुबई खुद को एक प्रीमियम लग्जरी और बिजनेस हब की तरह स्ट्रेटेजिकली पोजीशन करता है। सही बात है। और फिर आती हैं प्रॉपर्टीज, चाहे वो टैंजिबल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हों या फिर इनटैंजिबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स। म्यूचुअल फंड्स की आजकल कितनी एग्रेसिव मार्केटिंग होती है, हर जगह एड्स हैं उनके। इसके बाद आती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी यूनिवर्सिटीज, टॉप म्यूजियम्स या इवन कॉर्पोरेट फर्म्स अपनी पब्लिक इमेज को एडमिशन ब्रोशर्स, PR कैंपेन्स और एलुमनाई नेटवर्क्स के थ्रू मार्केट करती हैं। इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो मार्केटेड। नीलसन के एग्जिट पोल्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इंफॉर्मेशन मार्केटिंग एक एक्चुअली ह्यूज इंडस्ट्री है, क्योंकि डेटा डायरेक्टली बिजनेस रिस्क को कम करता है। कंपनीज लाखों डॉलर्स पे करती हैं रिसर्च रिपोर्ट्स के लिए, लेकिन इन सब में सबसे प्रोफाउंड और चैलेंजिंग एंटिटी अगर कोई है ना, तो वो है आइडियाज। आइडियाज लाइक सोशल कैंपेन्स। हाँ, सोशल कैंपेन्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे फ्रेंड्स डोंट लेट फ्रेंड्स ड्राइव ड्रंक या माइंड इज अ टेरेबल थिंग टू वेस्ट। यहाँ आप कोई फिजिकल ट्रांजैक्शन थोड़ी कर रहे हो, आप एक डीपली इनग्रेन्ड थॉट प्रोसेस और एक लाइफस्टाइल चेंज बेच रहे हो। भाई, अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो पॉलिटिशियंस भी तो स्ट्रिक्टली आइडियाज ही मार्केट करते हैं ना। वेट, हाउ सो? इलेक्शन से पहले जो मैनिफेस्टोज आते हैं वो क्या हैं? हम टैक्स कम करेंगे, हेल्थ केयर बेटर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। वो जनता को एक प्रॉमिस, एक आइडिया ही तो सेल कर रहे हैं। ये एक बहुत शॉर्प ऑब्जर्वेशन है। आइडियाज ही मार्केट हो रहे हैं वहां। और देखो, ये सभी दूसरे एंटिटीज ऐसे ही हवा में ट्रेड नहीं होते।
इनका एक्सचेंज एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में होता है। इकोनॉमी में ब्रॉडली 5 बेसिक मार्केट्स होते हैं जो एक दूसरे पर डीपली डिपेंडेंट है। ओके, लेट्स ब्रेक दोस डाउन। पहला है रिसोर्स मार्केट, जहां से रॉ मटेरियल्स आते हैं। दूसरा मैन्युफैक्चरर मार्केट, जो इन रिसोर्सेज को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर तीसरा आता है कंज्यूमर मार्केट, जो इन प्रोडक्ट्स को एंड में कंज्यूम करता है। चौथा है इंटरमीडियरी मार्केट, यानी होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स का वो पूरा नेटवर्क जो सामान को मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाता है। राइट। और आखिरी 5वां है गवर्नमेंट मार्केट। गवर्नमेंट मार्केट का सबसे मैसिव एग्जीक्यूशन GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जहां गवर्नमेंट बॉडीज थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की बल्क परचेजिंग करती हैं। और सबसे क्रिटिकल बात ये है कि ये पांचों मार्केट्स एक दूसरे से आइसोलेटेड नहीं हैं। एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनता है। इन सब के बीच गुड्स, सर्विसेज, मनी और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का एक कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहता है। इंफॉर्मेशन का ये कंटिन्यूअस फ्लो ही मॉडर्न इकोनॉमी का असली इंजन है। और यही इंफॉर्मेशन का फ्लो हमें अगले सबसे बड़े सवाल तक ले जाता है, जो लेक्चर के अगले हिस्से का कोर है। मूविंग ऑन टू द 260118 सेशन। अगर इंफॉर्मेशन फ्रीली फ्लो कर रही है तो इस मार्केट डायनामिक्स में पावर एक्चुअली किसके पास है? गुड क्वेश्चन। ये समझने के लिए पहले एक बहुत बेसिक डिफरेंस क्लियर करना जरूरी है। मार्केट और इंडस्ट्री के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? इसको बहुत ही फंडामेंटल इकोनॉमिक टर्म्स में डिफाइन करें तो इंडस्ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ सेलर्स और मार्केट इज अ कलेक्शन ऑफ बायर्स। सिंपल इनफ? हाँ, इन दोनों के बीच एक सिंपल मैथमेटिकल एक्सचेंज चल रहा है। इंडस्ट्री मार्केट को गुड्स, सर्विसेज और कम्युनिकेशन डिलीवर करते हैं और उसके बदले में मार्केट उन्हें मनी और इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यानी फीडबैक और डेटा वापस देता है। और इस पूरे एक्सचेंज सिस्टम का एंड गोल क्या है? वैल्यू क्रिएट करना? सिर्फ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी। पर यार, यहाँ मुझे थोड़ा स्केप्टिसिज्म है। स्केप्टिसिज्म क्यों? लेक्चर में PNG के प्रोजेक्ट शिक्षा का एक क्लासिक केस स्टडी डिस्कस हुआ था, है ना? हम सब ने टीवी पर अनुपम खेर वाला वो इमोशनल एड देखा है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ, बहुत आइकॉनिक एड था वो। पर एड के एंड में जिलेट, पैम्पर्स और पैंटीन के लोगोस फ्लैश होते हैं। कम ऑन, इजंट दैट जस्ट अ सिनिकल PR स्टंट टू सेल मोर पैम्पर्स? क्या वो एक्चुअली वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं या बस एक फेक हेलो इफेक्ट खरीद रहे हैं ताकि सेल्स बढ़ सके? देखो, ये स्केप्टिसिज्म बहुत नेचुरल है, पर यहीं पर ना होलिस्टिक मार्केटिंग का जीनियस छुपा है। बिजनेस अल्टीमेटली प्रॉफिट के लिए ही है, ऑब्वियसली। बट होलिस्टिक अप्रोच कहता है कि आप प्योरली ट्रांजैक्शनल होकर लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। ओके। जब एक कंज्यूमर पैम्पर्स खरीदता है तो PNG एक्सप्लिसिटली बता रहा है कि इस सेल का एक फ्रैक्शन अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों की एजुकेशन में जाएगा। हाँ, PNG का PR अच्छा हो रहा है, ब्रांड इमेज बन रही है, पर रियलिटी में फंड्स ग्राउंड लेवल पर एजुकेशन में भी तो लग रहे हैं ना। सो मैकेनिज्म ये है कि कस्टमर को एक टैंजिबल प्रोडक्ट के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है। Exactly. PNG is creating functional value by satisfying a daily need, while simultaneously creating psychological value for the consumer और societal value globally. जब कस्टमर को फील होता है कि उनका कंजम्पशन किसी हायर पर्पस को फीड कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रांड प्रेफरेंस में ट्रांसलेट होता है। ये कोई चैरिटी नहीं है, ये हार्ड कोर स्ट्रैटेजी है जिससे कस्टमर और कंपनी दोनों का म्यूचुअली बेनिफिट होता है। और जब एक कस्टमर किसी ब्रांड के साथ साइकोलॉजिकली कनेक्ट हो जाता है, तब फाउंडेशन बनती है उस कॉन्सेप्ट की जिसे हर मार्केटर पाना चाहता है, कस्टमर लॉयल्टी। अब टेक्स्ट बुक में ओलिवर ने 1985 में इसकी बड़ी भारी डेफिनेशन दी थी। हाँ, ओलिवर्स डेफिनेशन कुछ इस तरह की: इट इज अ डीपली हेल्ड कमिटमेंट टू रीबाय और रीपैट्रोनाइज अ प्रिफर्ड प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली इन द फ्यूचर डिस्पाइट सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस एंड मार्केटिंग एफर्ट्स हैविंग द पोटेंशियल टू कॉज स्विचिंग बिहेवियर। टेक्स्ट बुक लैंग्वेज सुनने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, पर इसके अंदर 2 टर्म्स सबसे क्रूशियल हैं। एक डीपली हेल्ड कमिटमेंट और दूसरा पोटेंशियल टू कॉज स्विचिंग बिहेवियर। इस थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे देखा जाए? इसको मैं अपने तरीके से अनपैक करता हूँ। देख यार, अगर कोई स्टूडेंट रोज अपने कैंपस की बगल वाली कॉर्नर शॉप से चिप्स का पैकेट ले रहा है, तो वो उसका लॉयल कस्टमर थोड़ी है। तो क्या है वो? वो प्योरली कन्वीनियंस है। ये तो लिटरली फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला सीन हुआ। जब तक एक्सेस आसान है, दुकान पास में है, तब तक चल रहा है। थोड़ी सी दूरी बढ़ी या कोई और सस्ती दुकान मिली तो शॉप चेंज। पर असली लॉयल्टी एक डीपली कमिटेड रिलेशनशिप की तरह होती है। वाओ, दैट एनालॉजी फिट्स सरप्राइजिंगली वेल हियर। राइट। इमेजिन करो मार्केट में अचानक से कितने भी हॉट कॉम्पिटिटर्स आ जाएं।
वो नए ब्रांड्स, हेवी डिस्काउंट्स, मैसिव एड कैंपेन्स और बेटर फीचर से आपको सेड्यूस करने का, यानी ब्रांड स्विच कराने का ट्राई करें। हाँ, जो रेगुलरली होता है मार्केट में। पर आपकी कमिटमेंट इतनी सॉलिड है कि आप बोलते हो नहीं भाई, चाहे जो ऑफर हो, मैं तो अपनी पुरानी ब्रांड के साथ ही रहूंगा। हाँ, दैट इज ट्रू लॉयल्टी। स्विचिंग बिहेवियर का पोटेंशियल था, टेम्पटेशन था, पर आपने रेजिस्ट किया। और इसी रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक साइकोलॉजिकल इक्वेशन है, सैटिस्फैक्शन प्लस ट्रस्ट इक्वल्स कमिटमेंट। कोई भी कस्टमर डे 1 पर लॉयल नहीं होता। जब प्रोडक्ट से लगातार रिपीटेड सैटिस्फैक्शन मिलता है तो एक बेस लेवल का ट्रस्ट बिल्ड होता है। मेक सेंस? टाइम के साथ वो ट्रस्ट एक डीप साइकोलॉजिकल कमिटमेंट में इवॉल्व होता है, और जब ये कमिटमेंट एक्सटर्नल मार्केट फोर्सेस को डिफ्लेक्ट करने लगे, तब फाइनली हम कह सकते हैं कि लॉयल्टी अचीव हो गई है। लेकिन आज के ज़माने में ये इक्वेशन बहुत तेज़ी से टूट रही है ना। मार्केट फोर्सेस, स्पेशली टेक्नोलॉजी, एक मैसिव डिसरप्टर बन चुकी है। कल तक जो जायंट्स थे, आज उनका एग्जिस्टेंस तक नहीं है। बिल्कुल। द मार्जिन ऑफ सर्वाइवल हैज बिकम इनक्रेडिबली थिन। हिस्ट्री देख लो ना, एक टाइम पर माइस्पेस, याहू और ब्लॉकबस्टर अपनी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज के एब्सोल्यूट किंग्स थे। फिर टेक्नोलॉजी ने बिजनेस मॉडल्स को रूथलेसली रीशेप किया। फेसबुक, गूगल और नेटफ्लिक्स ने प्रैक्टिकली उन्हें ऑब्लेटरेट कर दिया, और ये डिसरप्शन अब लगातार स्पीड पकड़ रहा है। सही बात है। आज एआई, डिजिटल ट्रैकिंग और सोशल कॉमर्स ने ट्रेडिशनल मास मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया है। पहले अखबार में एक जेनेरिक एड दे दिया और अज्यूम कर लिया कि सबने देख लिया, पर आज चल रहा है टारगेटिंग ऑफ वन। हर यूजर का एक डिस्टिंक्ट डिजिटल प्रोफाइल है। एब्सोल्युटली। मार्केटर्स कंटिन्यूअली ब्राउजर कुकीज ट्रैक कर रहे हैं। एल्गोरिथम्स को परफेक्टली पता है कि किसी ने अमेज़न पर कौन सा स्पेसिफिक फोन कितनी देर देखा। फिर अचानक से सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त सेम फोन का एड एक पर्सनलाइज्ड डिस्काउंट कूपन के साथ पॉपअप हो जाता है। सोशल कॉमर्स ने ऑनलाइन स्टोर्स और सोशल मीडिया फीड्स के बीच की दीवार पूरी तरह गिरा दी है। शॉपिंग अब एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं रहा, एक कंटिन्यूअस एम्बिएंट एक्सपीरियंस बन गया है। और इन सब डेवलपमेंट्स का सबसे प्रोफाउंड रिजल्ट ये हुआ है कि मार्केट का पूरा पावर स्ट्रक्चर फ्लिप हो गया है। द पावर हैज शिफ्टेड एंटायरली टू द कंज्यूमर। एक वक्त था जब नियरेस्ट शॉपकीपर की मोनोपोली होती थी। जो दाम उसने बताया वही मानना पड़ता था, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं थी। हाँ, कंज्यूमर कंप्लीटली डिपेंडेंट था। पर अब एक कस्टमर ऑफलाइन स्टोर में फिजिकल टीवी के सामने खड़ा होता है, एक हाथ में फोन होता है, जहां वो ई कॉमर्स साइट्स पर ग्लोबल प्राइजेस और रिव्यूज रियल टाइम कंपेयर कर रहा होता है, और सीधा शॉपकीपर को चैलेंज करता है कि प्राइस मैच करो वरना मैं ऑनलाइन ले रहा हूं। True. The modern consumer is armed with money, access to infinite resources और real-time information. और जब कस्टमर इतना empowered होता है ना, तो उसकी डिमांड्स जेनेरिक मास प्रोड्यूस्ड आइटम्स से शिफ्ट होकर हाइपर पर्सनलाइजेशन पर आ जाती हैं। लेक्चर में विस्टा प्रिंट का एक एक्सेलेंट रेफरेंस था इसके लिए। नहीं है या यूनिक विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट करने हैं, तो वो किसी प्री डिजाइन टेम्पलेट्स पर डिपेंडेंट नहीं है। अब बिल्कुल नहीं। वो स्क्रीन पर अपने एब्सोल्यूट स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप डिजाइन करता है। टेक्नोलॉजी ने स्केल ऑफ मास प्रोडक्शन और इंटीमेसी ऑफ bespoke कस्टमाइजेशन दोनों को एक साथ मिला दिया है। टेक्नोलॉजी यहाँ डबल एज स्वॉर्ड का काम कर रही है। एक तरफ वो कंपनीज को मैसिव ट्रैकिंग टूल्स दे रही है, और दूसरी तरफ वो कंज्यूमर्स को डिमांड डिक्टेट करने की एब्सोल्यूट पावर भी दे रही है। द रूल्स ऑफ मार्केटिंग आर कंप्लीटली रीरिटन इन दिस एनवायरनमेंट। Alright, we covered some seriously deep technical ground today. Let's do a quick rapid-fire recap of all the major frameworks और formulas जो हमने दोनों dates के across discuss किए। हमने start किया AMA marketing definition से, जहां focus माल बेचने पर नहीं बल्कि creating, communicating और delivering value पर था। Right. फिर हमने decode की the 10 marketable entities, goods और services से लेकर intangible ideas, इंफॉर्मेशन और प्लेसेस तक। उसके बाद हमने देखा 5 बेसिक मार्केट्स का इंटरकनेक्टेड साइकिल, जिसमें GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का इनॉर्मस स्केल डिस्कस हुआ। फिर हमने सोशल कॉमर्स और टारगेटिंग ऑफ वन की डिस्ट्रप्शन को एनालाइज किया। हाँ। और सबसे क्रिटिकल साइकोलॉजिकल फॉर्मूला जो हमने ब्रेक डाउन किया वो था ओलिवर्स थ्योरी ऑफ लॉयल्टी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन और ट्रस्ट कंबाइन होकर कमिटमेंट बनाते हैं, और वही डीप कमिटमेंट आगे चलकर ट्रू अनब्रेकेबल लॉयल्टी में कन्वर्ट होती है। एकदम परफेक्ट समरी। इस विषय को और डीपली समझने के लिए एक क्विक प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से।
हमने यहाँ थ्योरी और मैकेनिज्म्स को डिटेल में अनपैक कर लिया है, पर ओरिजिनल लेक्चर में पीएनजी शिक्षा और आईटीसी ई चौपाल की जो टीवीसी एड्स यानी टेलीविजन कमर्शियल्स प्ले हुई हैं, उन्हें स्क्रीन पर प्रैक्टिकली देखने का अपना एक अलग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। विजुअल मार्केटिंग का वो असर फील करने के लिए ओरिजिनल वीडियो रिकॉर्डिंग डेफिनेटली वॉच करनी चाहिए। I completely agree. Seeing the visual cues adds a whole new dimension to understanding how that value is actively communicated. And as we wrap up this masterclass, I want to leave everyone with a final, slightly provocative thought to mull over. Ooh, what's that? आज हमने देखा कि कुकीज, AI और हाइपर पर्सनलाइजेशन मार्केटिंग को कितना सर्जिकल बना रहे हैं। हमारी हर सर्च, हर क्लिक ट्रैक और प्रिडिक्ट हो रहा है। पर सोचिए, जब फ्यूचर में AI एल्गोरिदम्स इतने एडवांस्ड हो जाएंगे कि उन्हें किसी कस्टमर की नीड्स उस कस्टमर से भी बेहतर पता चल जाएंगी और वो प्रैक्टिकली हर डिसीजन को सबकॉन्शियसली गाइड करने लगेंगे, तो क्या एक बायर एक्चुअली अपनी फ्री विल से किसी ब्रांड के लिए लॉयल्टी दिखा रहा होगा? That is deeply terrifying. है ना? या फिर टेक एल्गोरिदम्स उसके ब्रेन को लॉयल रहने के लिए साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट कर रहे होंगे? Where exactly does true loyalty end and algorithmic manipulation begin? Something very real to think about. Till next time.